एवं छात्रा। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी 5वां चैप्टर जो कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है, जिनका नाम है भारत माता। तो आज हम लोग भारत माता चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। इनका एक एक अर्थ इस काव्य खंड का आज हम बताएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो काव्य को शुरू करने से पहले कुछ लेखक परिचय हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय जानते हैं। देखिए, सुमित्रा सुमित्रानंदन पंत, ठीक। कवि परिचय। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में। पूछ दिया आप लोगों को कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ, तो क्या कहना, 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। अल्मोड़ जिले के रमणीय स्थल कोसानी, जिले का नाम क्या था, अल्मोड़। जिले का नाम क्या था, अल्मोड़। रमणीय स्थल, गांव का नाम क्या था, कोसानी। उत्तरांचल में हुआ था, कोसानी उत्तरांचल में हुआ था, ठीक। जन्म के 6 घंटे बाद ही, जब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था तो इनके 6 घंटे बाद ही इनकी माता का क्या नाम था, सरस्वती देवी। इनके 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया, अर्थात यह मर गए। देहांत मतलब देहावसान हो गया। सुमित्रानंदन पंत जी का जब जन्म हुआ था तो इनकी माता जी इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिता गंगादत्त पंत, इनके पिता का क्या नाम था, सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का क्या नाम था, गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत कोसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। कोसानी टी एस्टेट में क्या थे, यह अकाउंटेंट थे। पूछ देगा गंगादत्त पंत क्या थे कोसानी टी एस्टेट में, क्या थे, अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। पंत जी की प्रारंभिक मतलब शुरू वाली शिक्षा जो बचपन का होता है, वह शिक्षा प्रारंभ मतलब जहां से वह पढ़ना आरंभ किया तो वह कहां से किया, गांव से। कहां से, गांव से। फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। हाई स्कूल की शिक्षा कहां से पाई, बनारस से। पूछ देगा कि पंत जी हाई स्कूल की शिक्षा कहां से पाई, तो क्या कहना है, बनारस से। वे कुछ दिनों तक कालाकांकर राज्य में भी रहे। कुछ दिन तक किस राज्य में रहे, कालांकर राज्य में। बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि वह कुछ दिनों तक किस राज्य में रहे, तो कालांकर राज्य में। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। उसके बाद आजीवन मतलब जब तक वह जीवित रहा तब तक इलाहाबाद में रहे। कौन, तो सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए, 6 सितंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। सुमित्रानंदन पंत जी का निधन कब हुआ, 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। पंत जी का आरंभिक काव्य क्या था, आरंभ मतलब शुरू करना, शुरू वाला काव्य क्या था, प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की आलोचनाशील, प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की आलोचनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। अभिव्यक्तियों से क्या है, परिपूर्ण है। क्या है, आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील, यहां पर होगा संवेदनशील और संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। कौन, पंत जी। अब देखिए, पंत जी प्रकृति से छायावादी है। पंत जी प्रकृति से क्या है, छायावादी।
परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। लेकिन उनके विचार क्या है? उदार मानवतावादी, मतलब उदार हृदय का है, विशाल हृदय इनका है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजनाओं में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने किसके? प्रसाद और निराला के समान, इन दोनों के समान उन्होंने छंदों और शब्दों में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की अर्थात पंत जी मतलब यही हुआ सुमित्रानंदन पंत, इनका पूरा नाम हुआ। पूछ देगा कि पंत जी का पूरा नाम क्या है, तो क्या कहना है? सुमित्रानंदन पंत। प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है। पंत जी क्या है? प्रतिभा कलात्मक सूझबूझ से क्या? यह संपन्न है, पूरा योग्य है। अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। विलक्षण मृदुता और क्या है? सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते हुए, युगबोध के अनुसार, युग के अनुसार से अपने काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंथ की काव्य चेतना की विशेषता है। पंथ की काव्य चेतना क्या है? विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए। वह प्रारंभ में किससे अभिभूत हुए? प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। फिर मानव सौंदर्य से उन्होंने समाज की ओर आकृष्ट किया। फिर पहले तो प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए प्रारंभ में, उसके बाद मानव सौंदर्य से क्या हो गया? अपनी काव्य उन्होंने समाज की ओर आकृष्ट किया। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाज की ओर आकृष्ट किया। पहले तो प्रकृति सौंदर्य में थे और उसके बाद मानव सौंदर्य से उन्होंने समाज की ओर आकृष्ट हुआ। बाद में वह मानव सौंदर्य की ओर चले गए और समाज की ओर आकृष्ट हुआ। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। समाजवाद से वह किस ओर प्रवृत्त हो गए? अरविंद दर्शन की। वे मानवतावादी कवि थे। सुमित्रानंदन जी पंत जी कैसे कवि थे? तो मानवतावादी। कैसे कवि थे? मानवतावादी, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। जो मानव इतिहास के नित्य विकास में, मतलब प्रतिदिन विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। अतिवादिता और संकीर्णता के क्या थे? घोर विरोधी थे। पूछ देगा कि अतिवादिता और संकीर्णता के घोर विरोधी कौन थे? तो क्या कहना है? सुमित्रानंदन पंत जी। अब देखो, उनका अंतिम काव्य लोकायतन है। उनका अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। जो उनके परिपक्व चिंतन को क्या करता है? समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां उच्छ्वास। अब देखो, सुमित्रानंदन पंत जी जो काव्य रचा है उनमें भी क्या है? प्रमुख है। तो उनका क्या है? प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार है। प्रमुख काव्य कृतियां नंबर 1 में क्या है? उच्छ्वास। उसके बाद क्या है? पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत। ये सब क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी के प्रमुख काव्य। पूछ दिया मान लो इसमें से कोई कि युगांत किसके प्रमुख काव्य है, तो क्या कहना है? सुमित्रानंदन पंत जी के। युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि, ये सब किनके काव्य हैं? सुमित्रानंदन पंत जी के। पंत जी ने नाटक, आलोचना, पंत जी ने क्या सब क्या? नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। नाटक क्या सब लिखा पंत जी? पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि लिखा। चिदंबरा पर उन्हें चिदंबरा जो लिखा था उन पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए अन्वेष की तरह है। एक नए अन्वेष की तरह है।
प्रख्यात छायावादी कवि, प्रख्यात छायावादी कवि अर्थात प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम से संकलित है। उनकी कविताओं के संग्रह किससे संकलित है? ग्राम से संकलित है। पूछ देगा कि भारत माता जो है यह कविता किससे संकलित है, तो क्या कहना है? ग्राम से संकलित है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम से। यह कविता आधुनिक हिंदी के आकृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। यह क्या है? यह कविता आधुनिक हिंदी के आकृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। देखो, अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक का भारत का ऐसा चित्रण खींचा गया था। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्रण खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, इतिहास की दृष्टि से जितना पुराना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए, ऐतिहासिक दृष्टि जितना रहा हो, लेकिन वर्तमान को देखते हुए, जैसा अभी क्या है, हम लोग वर्तमान में है, तो वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ धुंधला और मटमेला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है। समझा क्या कह रहा है? देखो, धन से, वैभव से, ईश्वर से, धन से, वैभव से, शिक्षा से, संस्कृति से, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, तमाम दृष्टियों से क्या है? भारत अभी पिछड़ा हुआ कह रहा है, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है यह देश हमारा वही भारत है। जो अतीत में कभी सभ्य सुसंस्कृत, जो अतीत में कभी अर्थात पहले क्या था? सभ्य था, सुसंस्कृत था, लेकिन दिन पर दिन लोग कैसे हो रहा है हमारा भारत देश? धन से, वैभव से, शिक्षा से, संस्कृति से, सब चीज से दिन पर दिन पिछड़ते जा रहा है। समझा? लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं। अब वैसे लोग नहीं रहे हैं जैसे पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। कभी अपना दुख प्रकट हुए कहते हैं, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। पहले लोग ज्ञानी और वैभवशाली था, लेकिन अब उतना नहीं रहा है। कभी यहाँ इसी भारत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, कभी यहाँ पर इसी भारत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है कि भारत अब कैसा हो गया है, पहले कैसा था। चलिए अब काव्य की ओर चलते हैं। अभी हम आप लोगों को लेखक परिचय बता दिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा कुछ और पूछ लेते हैं, उसके बाद काव्य को पढ़ेंगे। जैसे पूछ दिया कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहना? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। उनकी माता का जन्म के कितने देर बाद देहांत हो गए थे? तो 6 घंटे बाद। कितने देर के बाद? 6 घंटे बाद। उनकी माता का क्या नाम थी? तो सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी। पूछ दिया कि सुमित्रानंदन पंत जी की माता का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी। और सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गए। उनके पिता टी स्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट थे। क्या थे? अकाउंटेंट थे। सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का क्या नाम था? सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का क्या नाम था? याद नहीं, देख लेते हैं। उनके पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का नाम, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, सब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या था? गंगादत्त पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ठीक, यही इतना ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब काव्य की ओर चलते हैं। एक बार रिपीट कर दिए। देखिए, सुमित्रानंदन पंत कौन चैप्टर है? 5वां चैप्टर। कविता का नाम क्या है? भारत माता। भारत माता। हम लोग कौन देश में रह रहे हैं? भारत देश में। इस देश को माता से संबोधित किया गया है।
ठीक, भारत माता, चैप्टर का क्या नाम है, भारत माता। देखिए अब काव्य की ओर चलते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, क्या कह रहा है, भारत माता क्या है, ग्राम वासनी। ऐसा सुना होगा आप लोग कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांव में। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांव में। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो क्या कह रहा है, भारत माता ग्राम वासनी। भारत माता क्या है, ग्राम वासनी, गांव में रहने वाली है। यहां तक का अर्थ हुआ। देखो, खेतों में फैला है श्यामल। किताब में दूसरे ढंग से लिखा रहता है, छोटे छोटे थी में, सब एक में हम पीडीएफ बना लिए, लेकिन पढ़ाएंगे बढ़िया से। देखो, भारत माता क्या है, ग्राम वासनी। भारत माता गांव में रहने वाली है। कहां पर रहने वाली है, गांव में। खेतों में फैला है श्यामल। फिर खेतों में क्या फैला है, श्यामल। खेत भारत का या कहीं का भी कैसे रहता है, हरा भरा। खेतों से क्या हो गया है, भारत माता श्यामल हो गया है। श्यामल का मतलब समझते हैं, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काले, बिचला टाइप का। खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में कैसा, खेत कैसा फैला है, हरियाली है, श्यामल रंग का है। ये हरियाली के कारण भारत माता भी कैसे हो गए हैं, श्यामल हो गए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, बोल रहा है धूल कण से भारत माता की आंचल भर गई है, मैला कुचैला सा दिखने में लगता है। आंचल गंगा यमुना में आंसू, क्या बोल रहे, देखो, आंचल गंगा यमुना में आंसू। हम लोगों के या सब का कितने आंख होते हैं, 2 आंख। यह आंख को गंगा और यमुना से तुलना किया गया है। कह रहा है भारत माता की जो 2 आंखें हैं वह गंगा यमुना की समान है, और उनकी आंसू जो है गंगा यमुना की जल है। उनकी आंसू जो है गंगा यमुना की क्या है, जल है। तो ये कह रहा आंचल गंगा यमुना में आंसू। जल, गंगा यमुना में जो जल है वह भारत माता की क्या है, आंसू है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, यह जो मिट्टी की, जिस प्रकार से मिट्टी की प्रतिमा उदास रहती है, उसी प्रकार से भारत माता क्या है, भारत के दीन दुखी लोगों को देख करके क्या है, वह मिट्टी की प्रतिमा के जैसे उदास लग रही है। क्या लग रही है, उदास लग रही है। अब देखो, देन जरित अपलक नत चितवन, क्या बोल रहे, देन जरित। देन जरित अर्थात पिछड़े लोग। देन जरित मतलब क्या हुआ, देन मतलब, जरित मतलब क्या होता है, जरित मतलब हुआ दीनता, और देन मतलब क्या हुआ, देन मतलब दीनता, जरित मतलब अस्थिर। दीनता, इनका मतलब दीनहीन से जो पिछड़े लोग हैं, जो क्या है, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग क्या है, पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं। अपलक मतलब एकटक लगाए हुए, एकटक लगाए हुए। नत चितवन, उनका नत मतलब मस्तक क्या है, झुका है। मस्तक क्या है, झुका है। मस्तक कैसा है, झुका है। चितवन मतलब हृदय भी उनका क्या है, झुक गया है। बोल रहा है जो लोग देन जरित अर्थात जो लोग पिछड़े हैं, गरीब दबके के हैं, वो बिना पलक झपकाए एक टक देखते हुए अपने मस्तिष्क को झुका करके देख रहे हैं, मजबूर हैं। अधरों में चिड़ नीरव रोदन, बोल रहे अधरों में, चिड़ मतलब हृदय, नीरव, नीरव का मतलब हुआ निःशब्द या शब्दहीन। शब्दहीन होकर के वह क्या कर रहा है, रोदन, रो रहा है। युग युग, युग युग से, जैसे युग युग से कोई रो रहा है, बहुत दिनों से, युग युग से, तम से, विषग्न मन से वह अपने घर में प्रवासनी। बोल रहे युग युग से, तम से, वह विषग्न मन से अर्थात दुखी मन से। किस मन से, विषग्न मन से मतलब विषाद में या विषाद निर्मित अर्थात दुखी मन से वह अपने घर में ही क्या है, प्रवासनी है। प्रवासनी का मतलब दूसरे देश से या दूसरे के यहाँ से जो निवास करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रवासनी। अर्थात भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी जैसे लग रही है। 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़ों। 30 करोड़ संतान क्या है, नग्न है, तन है। 30 करोड़ संतान कैसे है, नग्न तन है। 30 कोटि संतान नग्न तन, नग्न मतलब समझता है ना, नंगा है उनका तन मतलब शरीर।
30 कोटि संतान जो भारत में है, 30 करोड़ संतान, वह क्या है? बिना वस्त्र के है, नंगे है। अर्धक्षुधित, क्षुधित मतलब वह भोजन आधा पेट खा करके, क्या? अर्धक्षुधित मतलब आधा पेट खा करके शोषित है। निरस्त्र जन मतलब बिना अस्त्र के लोग हैं, बिना अस्त्र के। निरस्त्र जन मतलब, निरस्त्र मतलब बिना अस्त्र के, जन का मतलब लोग, बिना अस्त्र वाले लोग। मूढ़ है मतलब मूर्ख, क्या है? मूर्ख है। असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है। असभ्य मतलब समझिए, अशिक्षित मतलब बिना शिक्षा के, निर्धन है। नतमस्तक मतलब मस्तक झुकाए हुए। तरु तल, तरु मतलब वृक्ष, तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष। तल मतलब नीचे, वृक्ष के नीचे निवास करने वाली है। समझा पूरा अर्थ? अब एक में बता, 30 कोटि संतान जो है नग्न तन है भारत में। भारत माता करे मेरे जो 30 कोटि संतान है, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि आपके 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धशुद्धित, आधा पेट खा करके शोषित हैं। उनका शोषण किया जा रहा है। निरस्त्र जन, बिना अस्त्र के लोग हैं। मूढ़ है, मूर्ख है, मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, बिना शिक्षा का है, निर्धन है, नतमस्तक है, मस्तक झुकाए हुए, वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं। उनको रहने के लिए घर तक भी नहीं है। चलो आगे। स्वर्ण सस्य पर, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। सस्य मतलब बिछावन, सोने जैसे। स्वर्ण सस्य, सॉरी, सस्य का मतलब, सस्य का मतलब फसल हुआ। स्वर्ण सस्य पर मतलब सोने जैसे फसल पर। पद तल लुंठित, पद मतलब पदे हो गया, ठीक। पद तल लुंठित, पद तल लुंठित मतलब कह रहा है सोने जैसे फसल पर। पद तल अर्थात पैरों से, पद तल का मतलब पैर से, लुंठित मतलब रोंधा जा रहा है। आपके सोने जैसे फसल को लोग पैरों से, अपने पैर से उसको क्या कर रहे हैं? रोंध रहे हैं। धरती सा सहिष्णु, मन कुंठित। बोल रहे धरती सा सहिष्णु, आप धरती सा सहिष्णु, सहनशील। सहिष्णु का मतलब सहनशील कोई नहीं है। आप धरती सा सहिष्णु, मन क्या है? मतलब आप तो सोने जैसे फसल को भी लोग अपने पैरों की तले से उनको कुचल रहा है, लेकिन आप धरती की तरह उन्हें सहन कर रही है। लेकिन मन आपका क्या है? अब सहते सहते मन कुंठित सा हो गया है। क्रंदन मतलब अंदर से आप रो रही है, अंदर से आप रो रही है। कंपित अधर, मौन अस्मित। अधर क्या हो रहा है? हृदय कंपित हो रहा है, लेकिन तो पर भी मौन धारण किए हुए। राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी, जिस प्रकार से राहु ग्रसित होते हुए भी, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी। शरतेंदु मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा। जिस प्रकार से राहु ग्रसित होते हुए भी शरद ऋतु का चंद्रमा हंसते हैं, उसी प्रकार से आप ग्रसित होते हुए भी, इतना दुख सहते हुए भी आप धरती के समान सहिष्णु, मन को कुंठित करते हुए, रोते हुए भी आप तो पर भी हंस रही है। चलिए अगला देखते हैं। यहां तक हो गया। अब देखो, चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिरांकित। क्या बोल रहे? चिंतित भ्रीकुटी मतलब भौए जो होता है, यह भौए जो होता है, क्या कर रहा? आपका भौए, भ्रीकुटी, चिंतित मतलब चिंतित, भ्रीकुटी मतलब भौए। आपके भौए कैसे लग रहा है? चिंतित है। आपका भौए कैसे दिखाई दे रहा है? चिंतित दिखाई दे रहा है। कौन कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी। किनको कह रहा है? तो भारत माता से यह कह रहा है। भारत माता के माध्यम से यह हम सबों को कह रहा है, ये भी समझ लो। तो चिंतित भ्रीकुटी, आपका भौए क्या है? चिंतित सा मालूम पड़ रहा है। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज तिमिरांकित, अंधकार से क्षितिज तिमिरांकित मतलब क्या होता है? तिमिरांकित मतलब होता है अंधकार से घिरा हुआ, अंधकार से घिरा हुआ। क्षितिज तिमिरांकित मतलब अंधकार से घिरा हुआ। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। बोल रहे नमित नयन, नमित नयन, नमित मतलब झुका हुआ। नमित का मतलब झुका हुआ। नमित का मतलब क्या होता है? झुका हुआ।
नयन मतलब क्या होता है? आंख। और नभ वाष्पादित, नभ मतलब आकाश, और वाष्पादित मतलब वाष्प। जिस प्रकार से आकाश में वाष्प, जब वाष्प का मतलब समझता है ना, कोहरा, कोहरा कोहरा, जिस प्रकार से नभ में, आकाश में कोहरा छा जाने पर दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से नमित मतलब झुके हुए नयन, झुके हुए आंख। आयन श्री छाया शशि उपमित, आयन श्री मतलब मुख की शोभा, आयन श्री मतलब क्या होता है? मुख की शोभा। छाया शशि उपमित, छाया शशि उपमित, शशि उपमित मतलब चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली। शशि उपमित मतलब क्या होता है? चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली। देखो आयन श्री, आयन श्री का मतलब क्या होता है? अभी बताइए। मुख की शोभा, मुख की शोभा। छाया, मुख की शोभा, छाया। चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली। ज्ञान मूढ़, ज्ञान मूढ़, ज्ञान रहते हुए भी जो मूढ़ मतलब मूर्ख। गीता प्रकाशनी, पहले लोग जो था गीता के ज्ञान, गीता को पढ़ते थे। हम सबों को भारत देश में भी, भारत देश में ही वैसे वैसे लोग थे जो गीता का अध्ययन करते थे और हम सबों को या दूसरे देश को भी ज्ञान देते थे। आज लेकिन वही ज्ञानी लोग, गीता को पढ़ने वाले भी लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं। गीता को पढ़ लिए हैं लेकिन उनका कोई भी सदुपयोग नहीं कर रहा है। दूसरे को ज्ञान, जो जितना पढ़ा है उतना मूर्ख के जैसे करे। गीता प्रकाशनी, समझ आगे देखो। सफल आज उसका तप संयम, क्या बोल रहा है? सफल हो गया है आज उसका तप और संयम। किनका? भारत माता का। कह रहा है सफल हुआ आज उसका तप संयम। पिला अहिष्णा स्तन्य सुधोपन, बोल रहा है पिला दिया उन्होंने अहिंसा का स्तन, स्तनपान करा दिया। स्तनपान जिस प्रकार से माता अपने शिशु को कराती है। अहिंसा मतलब क्या हुआ? बिना मार काट। हिंसा का मतलब क्या होता है? मार काट। अहिंसा का मतलब बिना मार काट। जिस प्रकार से अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। हाँ, वही कर रहा है। पिला अहिंसा, अहिंसा स्तन सुधोपन, अहिंसा का स्तनपान करा के हरती, क्या कर लिया है? हर लिया है। हरती जन मन भय, जन मन के, जन मतलब लोग, आ मन मतलब मन, आ भय का मतलब डर। अहिंसा का स्तनपान करा करके भारत माता ने हम सब लोगों के मन के भय को क्या कर लिया है? हर लिया है। भवतम भ्रम, भवतम भ्रम, भव से, तम से, भ्रम से, जग जननी जीवन विकासनी। क्या बोल रहा है? जग जननी, आप क्या है? जग जननी, जगत के जन्म दाता हो, जगत को जन्म देने वाली हो। जग जननी जीवन विकासनी, जीवन को विकसित करने वाली हो। कौन कह रहा है? सुमित्रानंदन पंत जी। किन से? भारत माता से। इस प्रकार से 5वां चैप्टर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता का लेखक परिचय और काव्य कविता का संपूर्ण अर्थ बहुत ही शानदार तरीके से हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।